आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ग्लोबल वार्मिंग के तंत्र, इसके विज्ञान और इसके इर्द गिर्द चल रही बहसों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि जलवायु बदल रही है, लेकिन क्या हम वाकई इसके पीछे की भौतिकी को समझते हैं? आज हम ठीक यही करेंगे। वायुमंडलीय इंजन के काम करने के तरीके से लेकर चरम जलवायु मॉडलों पर उठ रहे सवालों तक हर पहलू का निष्पक्ष जायजा लेंगे। हम अपनी शुरुआत करेंगे उस बुनियादी विज्ञान से जो हमारे वातावरण को चलाता है। फिर देखेंगे कि इंसानी गतिविधियों ने इसमें क्या बदलाव किए हैं। इसके बाद हम उन प्रभावों पर बात करेंगे जो आज दुनिया महसूस कर रही है, और अंत में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन सबको लेकर नीतियां और मॉडल किस दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सब कुछ समझने की शुरुआत हमारे अपने वायुमंडलीय इंजन से होती है। हमारे वायुमंडल में एक बहुत ही गजब का एकदम सटीक संतुलन मौजूद है। अगर आप देखें तो इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। यहाँ नाइट्रोजन असल में एक डाइल्यूटर का काम करती है। ये अत्यधिक ज्वलनशील ऑक्सीजन को पतला कर देती है ताकि सूरज की भारी गर्मी से कंबशन न हो, यानी सब कुछ जलने न लग जाए। दूसरी ओर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन असली खेल यही करती हैं, क्योंकि इनमें ऊष्मा यानी गर्मी को रोक कर रखने का एक अनूठा गुण होता है। और ये गैसें कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पृथ्वी का जो औसत तापमान लगभग 15.1 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ट्रेस ग्रीनहाउस गैसों की बदौलत है। जरा सोचिए, अगर ये ना हो तो तापमान अचानक से इतना गिर जाएगा कि जिस रूप में हम जीवन को आज जानते हैं वो यहाँ मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये है कि ये ऊष्मा फंसाने का तंत्र काम कैसे करता है? इसका विज्ञान बहुत ही सीधा सा है। जब सूरज से हाई एनर्जी वाली शॉर्ट वेव विजिबल लाइट पृथ्वी की तरफ आती है तो हमारा मैग्नेटोस्फीयर और ओजोन परत खतरनाक किरणों को तो रोक लेते हैं, लेकिन ये विजिबल लाइट अंदर आ जाती है। पृथ्वी की सतह इसे सोखती है, गर्म होती है और फिर वापस अंतरिक्ष की ओर लो एनर्जी वाली लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती है। और ठीक यहीं पर हमारी ग्रीनहाउस गैसें एक्टिव हो जाती हैं। वो इस बाहर जाती हुई इंफ्रारेड ऊष्मा को बीच में ही फंसा लेती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर चरम पर पहुंच जाए तो क्या होगा, तो वीनस यानी शुक्र ग्रह की तरफ देखिए। वहां के वायुमंडल में 95% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। ये रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक जीता जागता उदाहरण है। इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हुई कि वीनस के प्राचीन महासागर पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गए, यानी भाप बनकर उड़ गए। खैर, वो तो वीनस की बात थी, लेकिन अब आते हैं इस बात पर कि हमने यानी इंसानों ने अपने वायुमंडलीय इंजन में क्या बदलाव किए हैं। 1750 की औद्योगिक क्रांति के बाद से ही चीजें तेजी से बदलने लगीं। हमने जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इनके अकुशल दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ा। और सिर्फ ईंधन ही नहीं, हमारे खाने पीने की आदतों ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दुनिया भर में जो मवेशी पालन का, खासकर बीफ के लिए बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, उसने ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जब हम मवेशियों की बात करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प मीट्रिक सामने आता है, शॉर्ट टर्म ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मवेशियों के पाचन से जो मीथेन गैस निकलती है वो भले ही कुछ ही सालों के लिए वायुमंडल में रहे, लेकिन उस छोटी सी अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ऊष्मा को फंसाने की इसकी दर कई अधिक तेज होती है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमारे इस वायुमंडल में हो रहे बदलावों का नतीजा क्या हो रहा है? इसका सीधा सा जवाब है कि जलवायु चरम सीमाओं को छू रही है। एक हैरान करने वाला उदाहरण साइबेरिया के वर्कयांस्क शहर का है, जहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था, वहीं हाल ही में गर्मियों में वहां +38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जरा सोचिए, पूरे 80 डिग्री सेल्सियस का भारी बदलाव। ये साफ दिखाता है कि चीजें किस तरह बदल रही हैं। और इसके प्रभाव दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से दिख रहे हैं। एक तरफ ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर 25 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। आर्कटिक में तो गर्मियों में बर्फ पूरी तरह गायब होने लगी है, जिससे जहाज़ों के लिए नए मार्ग खुल रहे हैं। टैगा और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है और जंगलों में भीषण आग लग रही है। वहीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लगातार सूखे की वजह से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, जिन्हें अब जलवायु शरणार्थी या क्लाइमेट रिफ्यूजी कहा जाने लगा है।
इन सारे प्रभावों को देखने के बाद जाहिर है कि नीतियां और पूर्वानुमान मॉडल भी बनाए गए हैं, लेकिन यहीं से एक बड़ी बहस शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि जलवायु परिदृश्य विकसित करने वाले खुद अब आधिकारिक तौर पर मानने लगे हैं कि उनके जो सबसे चरम और उच्च उत्सर्जन वाले मॉडल थे वो अब अवास्तविक हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन चरम मॉडलों में ये मान लिया गया था कि कोयले का उपयोग बेतहाशा बढ़ता रहेगा। लेकिन आज हकीकत ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा की लागत बहुत तेजी से गिरी है, जिससे वो पुराने मॉडल अब सटीक नहीं बैठते। इसी पर आलोचकों का अपना एक अलग नजरिया है। उनका तर्क है कि 1970 के दशक से ही जनता और सरकारों का ध्यान खींचने के लिए दावों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है। आपको शायद 1988 की वो मशहूर भविष्यवाणी याद हो, जिसमें कहा गया था कि अगले 30 सालों में लोअर मैनहट्टन पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। 2018 का वो साल कब का बीत चुका है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे कभी-कभी चरम परिदृश्यों का इस्तेमाल सिर्फ अनावश्यक डर पैदा करने के लिए किया जाता है। इस पूरी बहस का एक और पहलू यह है कि हम प्राकृतिक आपदाओं को देखते कैसे हैं। क्या हर संकट सिर्फ जलवायु परिवर्तन है? पश्चिमी अमेरिका में कोलोराडो नदी के जल संकट को ही ले लीजिए। इसे लेकर दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं। एक पक्ष का मानना है कि यह सूखा सीधे तौर पर वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि असल में यह हमारे संसाधन प्रबंधन की भारी विफलता है। उनके मुताबिक संकट की मुख्य वजह कृषि में पानी का अत्यधिक उपयोग, नए जलाशयों की कमी और 40 साल पहले लेक पॉविल में जमा किए गए पानी पर हमारी अंधाधुंध निर्भरता है। जल प्रबंधन की ये विफलता कैलिफोर्निया के उदाहरण से और भी साफ हो जाती है। 2016 में वहां नए जलाशयों के लिए 6 से 8 बिलियन डॉलर मंजूर किए गए थे, लेकिन वो आज तक नहीं बनी। नतीजा ये हुआ कि जब रिकॉर्ड बारिश हुई तो पानी जमा न होने के कारण वो सीधा समुद्र में बह गया। और दूसरी तरफ एक अजीब सा विरोधाभास ये भी है कि अगर आप रेगिस्तानी इलाकों में बड़े जलाशय बना भी दें तो वहां से भारी मात्रा में पानी वाष्पीकरण की वजह से उड़ जाता है। इसीलिए एक पक्के बुनियादी ढांचे पर काम करने के बजाय अक्सर अल नीनो जैसे अप्रत्याशित मौसम पैटर्न से राहत की उम्मीद लगाई जाती है। तो ये सब हमें कहाँ लाके खड़ा करता है? इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमें एक बेहद अहम सवाल पर सोचना होगा। हम जानते हैं कि वायुमंडल में बदलाव हो रहे हैं और ग्रीनहाउस गैसों की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ ही समाज को इस बदलाव की तैयारी और यथार्थवादी मॉडल व स्थानीय बुनियादी ढांचे पर आधारित नीतियों के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? विज्ञान की सच्चाइयों और व्यावहारिक नीति निर्माण को एक साथ कैसे साधा जाए, यही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है।